तो दोस्तों, सांप और रेशम के कीड़े में थूकने का कंपटीशन होता है। सांप कहता है मैंने ज्यादा थूका, मैं जीता। रेशम का कीड़ा कहता है मैंने थूका तो कपड़ा बना, तूने थूका तो कोई मरा। भारत में भी कुछ ऐसे ही सांप खुले में घूम रहे हैं और कुछ कॉमेडियंस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करना अपना करियर बना लिया है। लेकिन सवाल यह आता है कि इन कॉमेडियंस के पीछे आखिर कौन है और किस प्रकार से भारत में एक भयानक डिजिटल इकोसिस्टम ने जन्म लिया है। दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, इंटरनेट के कचरे से एक नया बवासीर पैदा हुआ। शिमारो के एक वीडियो में एक नई लड़की आती है, कॉमेडियन खुद को क्लेम करती है और अनाप शनाप इसकी टांग उसका मुंह इस्कॉन पॉन करने लग जाती है। कान से खून आने का डर है ये सुनने पर, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई, 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर हैं। और इन लोगों ने अपनी प्राइवेट स्पेस में इतने गेस्ट क्यों बुलाए हुए हैं? अब ये अगर किसी को कॉमेडी लग रही है तो ये आदमी पक्का उसे फेडरल लगेगा। ना टाइमिंग ना जोक, बस पेंसिल तेरी बारी कैंसिल बोलो और हंसो। और ये सामने बैठे सिलबट्टे और भी बड़े भैरंड हैं। ऐसी कॉमिक टाइमिंग पे तो मेरी गली के पटवारी का कुत्ता ना हंसे। अब इस भंगारी कॉमेडी और इस्कॉन पॉन को जोड़ने के बाद इस्कॉन टेम्पल ने इस पूरे मुद्दे को कानूनी रूप से उठाने का बंबू दे दिया और शिमारो वाले बोलने लगे भाई साहब माफ कर दो, गलती हो गई, हमारी इंटेंशंस तो प्योर और पायस थी। इस्कॉन वालों ने इसके बाद बोला कि भाई बहुत हुआ, माफी नहीं मिलेगी। और शिमारो वालों का इसके बाद फिर से एक और स्टेटमेंट आ गया कि जिस लड़की ने जो खुद को कॉमेडियन कह रही है उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उसने हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर ये सब बोला है। मतलब भैया, गंगा किनारे वालों को अलादीन के कालीन पर बैठकर अरब देशों का पानी बेच रहे हैं। कुछ करना ही है तो सुबह करके आओ ना, पूरे दिन मुंह से क्यों करते हो। अब इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर की गई कॉमेडी से कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं और उन्होंने फिर अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाया। कुछ लोगों ने सही तरीका यूज किया ट्विटर के ऊपर, कुछ लोगों ने फिर वही गाली गलौज की जैसा इस निशाचरी ने पाव भर की ने स्टेज पे खड़े होकर किया था। पर अब सवाल यह आ जाता है कि क्या इस प्रकार का कोई इंसिडेंट पहली बार हुआ है? जी नहीं, 4 मई 2020 को सावन का एक मेंढक ऐसे फुदका था। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी उसकी। फिर अप्रैल 2020 के अंदर भी कोई मुनव्वर फारूकी था, उसने भगवान राम के बारे में ये सब बोला था। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is, so why you are updating my husband, bitch? एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। इसी प्रकार से दिसंबर 2018 में भी यही हुआ था और कुणाल कामरा के साथ एक दूसरा कोई कॉमेडियन था, उसको बीच सड़क पे घेर लिया था लोगों ने। और ये एआईबी वाले बवंडरों की औकात जो है आप खुद पढ़ सकते हैं। किस प्रकार की सोच रखकर ये सब लिखा जाता है ये थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या देवी देवताओं के ऊपर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर टिप्पणियां की जा सकती हैं? तो भैया, एज अ टॉलरेंट धर्म, हिंदूज विल हार्डली माइंड एनी हेल्दी यूज ऑफ कॉमेडी विद द यूज ऑफ देयर डेटीज। लेकिन यहाँ पर जो किया जा रहा है वो डेरोगेटरी तरीके से किया जा रहा है और लोगों की इमोशंस को हर्ट किया जा रहा है, जिससे इवेंचुअली समाज के अंदर हेट फैलती है। पर आयरनी यह है कि इसके बाद यही लोग हेट पर लेक्चर्स भी देते हैं और जब इनको कोई कन्फ्रंट करता है तो मीडिया इनके पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, जबकि दे आर नथिंग बट अ बंच ऑफ हेट मॉन्गर्स। लेकिन क्या इन लोगों के ऊपर जो केसेस हैं वो कोर्ट के अंदर स्टैंड कर सकते हैं? तो भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भारत के अंदर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है और इन लोगों के द्वारा बोले गए जो बयान है वो नॉर्मल परिस्थितियों में बोले गए हैं, किसी दंगे के समय में ना। इन लोगों के बोलने से कोई दंगा भड़का है जैसे कमलेश तिवारी के बाद हो गया था। पर ये लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं? तो उसको समझने के लिए हमें 2014 के चुनाव से पहले जाना पड़ेगा। फेसबुक और ट्विटर को सबसे ज्यादा घिसा जा रहा था उस समय और दोनों पर ऑलमोस्ट नरेंद्र मोदी के समर्थक ज्यादा थे, क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत करप्ट शासन उस समय चलाया था और करीब करीब 150 सीटों पर 2014 के चुनावों में सोशल मीडिया ने अपना थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस दिखाया था।
लेकिन अब 2014 के बाद से सोशल मीडिया के ऊपर क्या हुआ है ये जरूर देखना चाहिए। द वायर शायद सबसे बड़ी एंटी मोदी वेबसाइट, ये बनती है 11 मई 2015 को। अगर लोगों को टॉयलेट नहीं मिलता तो उनके बाहर करने के अधिकारों के लिए लड़ती है। क्या प्रोपेगेंडा इस वेबसाइट पे चलता है बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। द प्रिंट बनती है अगस्त 2017 में। शेखर गुप्ता इसके मालिक हैं, एनडीटीवी से रिलेटेड हैं। बहुत फेमसली ये कह चुके हैं कि इन लोगों ने बहुत जानबूझकर मोदी सरकार के बेटर काम, अच्छे कामों को छुपाया था। और उसके बाद अभी रिसेंटली इनके मैगजीन में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ जानबूझकर बड़े बड़े झूठ बोलो। द क्विंट मार्च 2015 में लॉन्च होती है, फुल ऑफ वन साइडेड प्रोपेगेंडा। शुरू में बरखा दत्त इसके साथ जुड़ी होती हैं, होली खेलने वाले बच्चों को आतंकवादी और दूसरी तरफ लादेन को एक आदर्श पिता कहने के लिए जानी जाती है। Scroll.in 2014 में और स्क्रोल हिंदी 2015 में बनती है। टोटली एंटी मोदी छवि की वेबसाइट है। इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री भी 2014 के बाद लाइमलाइट में आती है। और ये सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं विद बिग एडिटर नेम्स एंड वेल फंडेड विद वेरी बिग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। यहां से डिजिटल वर्ल्ड जो है वो एक पर्टिकुलर प्रकार के आर्टिकल से भर जाता है। इसके बाद यदि अगर फैक्ट चेकिंग पे आए तो फरवरी 2017 से काम कर रहा है ऑल्ट न्यूज। किस तरफ इसका झुकाव है सबको पता है। दूसरी तरफ बूम लाइव है, 2016 से फुल फ्लेजेड काम कर रहा है और ये भी उसी लेवल पर है। इसके बाद डेटा कलेक्शन के लिए इंडिया स्पेंड्स कांग्रेस से रिलेटेड व्यक्ति की है, 2017 में प्रोमिनेंस में आई। क्योंकि इनके द्वारा बनाए गए एक डेटा शीट के अनुसार 97% मुस्लिम समुदाय की जो लिंचिंग है गाय से रिलेटेड वो मोदी गवर्नमेंट के अंडर हुई है। इस डेटा को टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक छापती है और 2019 के चुनाव खत्म होते ही इंडिया स्पेंड्स ये डेटा डिलीट कर देती है, ये कहते हुए कि ये डेटा फॉल्टी था। अब सोचिए इस डेटा के द्वारा जो सारी खबरें छपी पूरी दुनिया के अंदर, इससे भारत की कितनी बदनामी हुई और लोगों के अंदर कितनी हेट पहुंची। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 2014 के बाद से ही डिजिटल वर्ल्ड पर एक तरीके से लेफ्ट का अधिकार हो चुका है। राइट की तरफ से क्या किया गया है, कोई वेबसाइट है, मे बी एक ऑप इंडिया है जिसमें भी कोई बड़ा मीडिया हाउस का कोई बड़ा एडिटर नहीं निकला है शेखर गुप्ता की तरफ से चलाने के लिए। लेकिन ये जो गेम है वो डिजिटल छापे खानों तक नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स और इन्फ्लुएंसर्स भी तैयार किए गए हैं। हार्दिक पटेल अचानक से 22 साल का लड़का हजारों की भीड़ का लीडर बन जाता है, जबकि दुनिया अपनी पूरी जिंदगी धोती घिसती रहती है लीडर बनने के लिए। और हार्दिक पटेल ही क्यों, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर सब 2014 के बाद तैयार किए गए। बेसिकली गुजरात चुनाव के अंदर अपने अपने समुदाय के वोट काटे इन्होंने जो बीजेपी को जा रहे थे, बेसिकली वोट कटवे तैयार किए गए। अब सोशल मीडिया के ऊपर 2014 के बाद कुछ नए इंटेलेक्चुअल्स भी पैदा किए गए, जैसे कि शैला राशिद और गुरमेहर कौर जैसे। इस प्रकार के आर्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर लिखवाए गए ताकि लोग उनको सीरियसली लेना शुरू करें। उनकी बुकें लॉन्च करवाई गई और यहाँ पर साला बड़े बड़े लेखकों को पब्लिशर नहीं मिलता, इनको पब्लिशर भी मिल गया। और ऐसे एक नहीं 50 लोग थे और इनको 2014 के बाद पैदा किया गया है। और इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? कॉमेडियंस। ये कुणाल कामरा, ये AIB वालों को 2015 में क्रिएटिव एजेंसी बनना है। या इस वीडियो के अंदर जितने भी कॉमेडियंस मैंने दिखाए हैं सब 2014 के बाद पैदा हुए हैं, धरती पे नहीं, डिजिटली। तो बेसिकली एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया गया है 2014 के बाद लेफ्ट के द्वारा। कंटेंट वेबसाइट से लेकर इन्फ्लुएंसर से लेकर कॉमेडियंस तक सब उसमें आते हैं। लेकिन हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो कॉमेडियंस है एंटी मोदी हैं? तो भाई कामरा जैसे जो हैं उनका तो क्या ही कहना, वो तो हर बेंच पर अपनी छाप छोड़ ही चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपको नहीं पता हो कि AIB वाले कितने एंटी मोदी हैं तो ये देख लीजिए, ये मोदी की मृत्यु से कम कुछ चाहते ही नहीं है। क्या एंटी मोदी होना गलत है या मोदी का क्रिटिसिज्म करना सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, चाहे वो प्रोपेगेंडा के रूप में ही क्यों ना किया जा रहा हो। लेकिन उसके बीच में आप हिंदुइज्म को रिडिक्यूल कर रहे हो तो वो घटियापन है, क्योंकि इससे नफरत फैलती है समाज में। तो फिर क्यों रिडिक्यूल करते हैं ये लोग हिंदुइज्म को? तो भाई ये ना एक वेल ऑयल्ड इकोसिस्टम है और ये लोग जो है ना वो आपके अंदर हीन भावना भरते हैं इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे देकर। और इसी इकोसिस्टम का एक दूसरा हिस्सा आता है, वो इस प्रकार के आर्टिकल्स के साथ आता है और आप लोगों को, हिंदुओं को जातियों में तोड़ता है। और 70 साल से जिस प्रकार से चुनाव जीते गए हैं वैसे ही फिर जीते जाते हैं। गुजरात में जो लास्ट इलेक्शन हुआ है ना उसको थोड़ा सा स्टडी करके देखना, सब समझ में आ जाएगा। क्या इस डिजिटल इकोसिस्टम का जवाब राइट विंग के पास है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद एक आध कोई वेबसाइट जो है वो दमखम दिखा रही है, बट इकोसिस्टम से कैसे लड़ेगी? मोदी एज अ लीडर अगर बीजेपी के पास ना हो तो ये बुरा हाल कर देंगे। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना भारत के अंदर वैसे आया है। जॉन ऑलिवर और हसन मिनाज जैसे लोग अमेरिका में यही काम कर रहे हैं। हसन मिनाज ने किस प्रकार से लिंचिंग्स के झूठे डेटा को भारत के अंदर जो यूज किया था और लोगों को फालतू में इन्फ्लुएंस किया था, उसका जो प्रूफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो जरूर देखेगा। और लोगों के ऊपर इन लोगों का गहरा असर होता है। लेकिन यदि इन लोगों के ऊपर कोई फैक्ट चेक कर देना तो ये लोग कहते हैं कॉमेडी थी यार, व्हाई सो सीरियस। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ जाएं कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें फैक्ट कितना है और प्रोपेगेंडा कितना है,
तो बाकी सब सही है। कैसे सबक सिखाया जा सकता है इन लोगों को? तो भाई जो कोर्ट वाला तरीका है ना, उसके पक्ष में तो मैं ज़्यादा हूँ नहीं, लेकिन दूसरा तरीका भी है। इनको देखना छोड़ दो। इन लोगों की सातों पुश्तें जो है ना, वो ईंट लेके जय श्री राम कहती हुई अयोध्या पहुंच जाएंगी। बाकी आप लोग भाई इस डिजिटल इकोसिस्टम के प्रोपेगेंडा में आएंगे या नहीं आएंगे वो तो मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला आदमी हूँ, लेकिन आप लोग को पता होगा। आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे कि आप लोग इनके प्रोपेगेंडा में आएंगे या नहीं। साथ ही साथ अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते तो patreon.com है, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पिन कमेंट है उसमें दे रहा हूँ, या फिर आई बटन में मिल जाएगा। ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन का भी लिंक यहीं सबको ही मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।